नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम एक बार फिर से हिंदी व्याकरण के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनका हम लगातार सॉल्यूशन है वो कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज अपने हिंदी व्याकरण की ये पुराने प्रश्न पत्र पर आधारित व्याख्या सहित जो क्लास है वो रहने वाली है। और आज अपने ये इस कड़ी की 20वीं क्लास है वो रहने वाली है। इससे पहले अपने 19 क्लास है वो पूरी कर चुके हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो उन क्लासों को आप हिंदी व्याकरण के लिए अवश्य देखें। और आपसे निवेदन कि आप क्लास को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें, खास करके जिनके हिंदी व्याकरण का पोर्शन अपने एग्ज़ाम में लगता है तो उनके लिए क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण है वो रहने वाली है। जैसे कि यदि अपने बात करें LDC 2026 काफ़ी बड़ी भर्ती है और साथ में सेकंड ग्रेड हिंदी के लिए स्कूल व्याख्याता प्रश्न पत्र जो आपका प्रथम है उसके लिए और जिनका हिंदी विषय है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप उन साथियों को ये क्लासें अवश्य शेयर करें। तो देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है। संधि से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि परमोत्सव शब्द में कौन सी संधि है। तो आपके सामने ऑप्शन है गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या फिर दीर्घ संधि। तो सबसे पहले अपने परमोत्सव जो शब्द है इसका संधि विच्छेद है वो करते हैं। तो ये होगा आपका परम धन उत्सव। इसका संधि विच्छेद होगा परम धन उत्सव। तो इसमें क्या है कि इधर ए है और इधर ऊ है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ओ का निर्माण है वो करेंगे। तो ओ है वो आपका इसमें चला जाएगा, तो ये शब्द आपका बन जाएगा परमोत्सव। तो परमोत्सव को यदि अपने संधि विच्छेद करें तो परम धन उत्सव बनता है। तो ये संधि कौन सी हो गई, तो ये हो गई आपकी गुण संधि। तो ए विकल्प है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। तो आपको बताना है कि जो सदैव शब्द है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो विकल्प आपके सामने है सद धन एव, सद धन ऐव और सदा धन एव और सदा धन ऐव। तो साथियों देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सदा धन एव, क्योंकि सद इसमें कोई है वो शुद्ध शब्द के रूप में नहीं है, तो यहाँ पर दोनों ही विकल्प है वो कट जाते हैं। इसके बाद में जो आपका एव और ऐव दिया है तो इसमें आपका ऐव है वो कोई शुद्ध शब्द के रूप में यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सदा धन एव। तो इसमें कौन सी संधि है, तो साथियों इसमें आपकी वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि की ये पहचान है कि इसमें आपके लगभग शब्दों में आपको ऊपर 2 मात्राएं हैं वो देखने को मिलती है, जिस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसमें एक और है कि आपको यहाँ पर एव है वो शुद्ध रूप में आएगा और इधर आपका सदा होगा। लेकिन कई बार है वो जो शुद्ध शब्द के रूप में, जैसे अपने देखें कि आपका ऐश्वर्य शब्द आता है, ऐश्वर्य अपने इस प्रकार से लिखते हैं, तो उसमें आपका ये ऐ है वो शुद्ध होता है। जैसे कि परमेश्वरीय शब्द अपने लिखते हैं तो उसमें आपका संधि विच्छेद होगा परम धन, उसके आगे आपका ऐश्वर्य ही आएगा। तो यहाँ पर ये आपका ऐ है वो शुद्ध रूप में आएगा, यानी यही आपका सही होता है। इसमें यदि आपको ये मिले तो वो आपका अशुद्ध हो जाता है, ये ऐश्वर्य है वो शुद्ध नहीं है। तो यानी आप संधि में शब्द शुद्धि भी साथ साथ में सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपका सदा धन एव है वो, ये वाला एव आपका शुद्ध होता है, तो इसके चलते सदा धन एव आपका ये राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नमस्ते में कौन सी संधि है। तो देखिए दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है, अयादि संधि है या फिर आपकी विसर्ग संधि है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा साथियों वो होगा नमस्ते में आपकी विसर्ग संधि है। नमस्ते में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। तो इसका संधि विच्छेद होगा नमः धन ते, इसमें से का आगम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आधा से है वो लगा हुआ है। तो नमः धन ते नमस्ते, विसर्ग का यहाँ पर क्या बनेगा, से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज से संबंधित ये क्वेश्चन है और उससे पहले आपसे एक बार फिर से निवेदन कि आप क्लास को अपने साथियों को शेयर भी करें
और यदि कोई परिचित साथी ये क्लास देख रहा है तो वो क्लास में कमेंट के माध्यम से वो अपना फीडबैक भी अवश्य दें। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो देखिए इसमें कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है। महाजन, कष्टसाध्य, यथाशीघ्र और पीताम्बर। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन है वो फाइनल आंसर की में इस पेपर में डिलीट है वो किया गया था। और डिलीट क्यों किया गया था वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि कर्मधारय समास में क्या होता है, एक विशेष्य और एक विशेषण होता है। तो यहाँ पर देखिए एक तो महाजन शब्द है, इसमें भी कर्मधारय समास है। महान है जो जन, यानी जन की विशेषता है वो बताई जा रही है। और एक यहाँ पर आपका पीताम्बर शब्द है, तो पीताम्बर शब्द में आपका यहाँ पर कर्मधारय समास भी होता है। पीत है जो अंबर, तो यानी अंबर की विशेषता बताई जा रही है पीले रंग के रूप में, तो इसमें भी कर्मधारय है और इसमें भी आपका कर्मधारय है। तो इसी के चलते ये क्वेश्चन है वो डिलीट किया गया था। और कई बार है वो पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास भी हो जाता है, तो वो वाक्य की प्रयोग की दृष्टि से आपको वहाँ पर समझना होता है। लेकिन यहाँ पर हम मान सकते हैं कि महाजन में भी आपका कर्मधारय समास है और पीताम्बर में भी आपका कर्मधारय समास है। यथाशीघ्र में आपका अव्ययीभाव समास है वो हो जाएगा। और यहाँ पर कष्ट साध्य, यहाँ पर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लास के बारे में आप अपना फीडबैक है वो अवश्य दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है वह कहलाता है। तो जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा समास होता है, तो वो होता है आपका द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में जो दोनों शब्द है वो और, या और आदि से जुड़े हुए होते हैं। और या फिर एक आदि है वो इसमें शब्दों के आखिर में आता है। तो इन शब्दों से है वो द्वंद्व समास के शब्द है वो जुड़े हुए होते हैं और इसमें दोनों ही जो पद होते हैं वो प्रधान होते हैं। तो यहाँ पर आपका द्वंद्व समास है वो राइट आंसर हो जाएगा। जैसे माता पिता अपने शब्द लिखते हैं माता पिता, तो इसका अपने समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे माता और पिता, तो इसमें बीच में है वो और आता है। तो यहाँ पर माता और पिता प्रथम और द्वितीय दोनों ही पद यहाँ पर प्रधान है। इसमें द्विगु समास में आपका पहला पद है वो अक्सर संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला पद अक्सर संख्यावाची होता है और बहुव्रीहि समास में कोई तीसरा पद है वो प्रधान होता है। और तत्पुरुष समास में आपका दूसरा पद है वो प्रधान होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधकचरा शब्द किस उपसर्ग से बना है। तो देखिए अधकचरा में कौन सा उपसर्ग है, तो ये हो जाएगा आपका अध और एक दूसरा शब्द हो जाएगा इसमें कचरा। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया, अध उपसर्ग है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुपात्र में कौन सा उपसर्ग है। तो कुपात्र को यदि अपने अलग अलग टुकड़ों में करें तो ये बनता है कुधन पात्र और कु का अर्थ होता है बुरा। तो यहाँ पर आपका कु उपसर्ग है वो राइट आंसर हो जाएगा जो किसी विकल्प में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि उपनाम शब्द में उपसर्ग है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा उप उपसर्ग। ए विकल्प आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर उपी है वो कोई उपसर्ग नहीं होता और ये भी आपका कोई उपसर्ग नहीं है और ये भी आपका कोई उपसर्ग है वो नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो बुलावा शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो विकल्प में देखिए आप, एक आवा है, एक आपका वाह है, एक आपका लावा है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बुलावा है इसमें आपका जो प्रत्यय होगा वो होगा आवा प्रत्यय, भूल धन आवा। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किस शब्द में ये प्रत्यय लगा हुआ है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन है उत्तरदायी, शौर्य, मानवीय और लावण्य। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें ये प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें भी आपका ये प्रत्यय लगा हुआ है और इसमें आपका मानवीय में आपका ये प्रत्यय लगा हुआ है। क्योंकि इसको यदि अपने अलग अलग करें तो आपका शब्द बनता है
मानव धन ये, तो इससे आपका मानवीय शब्द है वो बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है? तो बादल का पर्यायवाची देखिए जलद, यही आपका बादल का पर्यायवाची है जलद। जलज किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका कमल का पर्यायवाची है। और नीरज किसका पर्यायवाची है? तो यही आपका कमल का पर्यायवाची हो जाएगा। और यहाँ पर नीरव दिया है एक, तो यहाँ पर बादल का जो पर्यायवाची है वो आपका आंसर यहाँ पर मिल गया है कि जलद में है वो बादल का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है, यानी सोना जो शब्द है इसका पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो हिरण्य ये सोने का पर्यायवाची है, हाटक भी आपका सोने का पर्यायवाची है, हेम भी आपका सोने का पर्यायवाची है, तो तड़ित है वो आपका सोने का पर्यायवाची नहीं है। तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तड़ित है वो किसका पर्यायवाची है? तो ये आपका बिजली का पर्यायवाची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हलाहल का विलोम शब्द होगा। तो हलाहल क्या है? ये विष के रूप में पर्यायवाची है, तो इसका आपका विलोम शब्द हो जाएगा अमृत, यानी अमृत के रूप में यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? तो सुधा है वो अमृत का पर्यायवाची है। तो हलाहल का विलोम शब्द होगा सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृत्रिम के लिए उचित विलोम शब्द आपको बताना है। तो देखिए बनावटी, नकली, नैसर्गिक और कठोर। तो कृत्रिम का जो आपका विलोम शब्द होगा वो होगा नैसर्गिक, क्योंकि नैसर्गिक का अर्थ होता है प्राकृतिक और कृत्रिम होता है बनाया हुआ। तो यहाँ पर कृत्रिम का जो विलोम शब्द होगा वो नैसर्गिक होगा। ये काफ़ी बार पूछा गया है और खास करके ये कन्फ्यूज करता है जिनको अच्छे से याद नहीं होता है। तो आप याद रखें, नैसर्गिक का जो अर्थ होता है वो होता है प्राकृतिक, प्राकृतिक। और प्राकृतिक का फिर विलोम शब्द आप आसानी से पकड़ सकते हैं। तो प्राकृतिक का विलोम शब्द होता है कृत्रिम, और यहाँ पर आपका नैसर्गिक है वो ये भी प्राकृतिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंक का अनेकार्थक शब्द होगा। तो अंक एक संख्या के रूप में यहाँ पर अपने मान सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए, विष्णु, कामदेव, संख्या और चौसर के पासे। तो यहाँ पर संख्या है वो आपको दिया है, तो यही आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से एक शब्द ईश्वर का समानार्थी है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भगवान आपके सामने लिखा है, तो यही ईश्वर का समानार्थी शब्द है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पर जो कुछ न जानता हो। अल्पज्ञ तो होता है जो बहुत कम जानता हो उसको अल्पज्ञ बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अज्ञ, जो कुछ न जानता हो अज्ञ। और अज्ञ का अर्थ होता है एक तरह से मूर्ख। तो जो कुछ नहीं जानता हो वो अज्ञ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लोकोक्ति आपको चुननी है कि कौन सी लोकोक्ति है। तो कमर कसना ये आपका मुहावरा है, दम भरना ये भी मुहावरा है, और टांग अड़ाना ये भी आपका मुहावरा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक पंथ दो काज। ये क्या है? ये एक लोकोक्ति के रूप में यहाँ पर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ईद का त्यौहार होना, ईद पर चांदी काटना ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और बहुत दिनों बाद दिखाई देना यही तो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। तो सी विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। ईद पर चांद को लाना ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भार मुक्त करने के लिए अंग्रेजी का समानार्थक पारिभाषिक शब्द है वो क्या होगा? तो भार मुक्त को क्या कहते हैं अपने अंग्रेजी में? तो इसको कहते हैं रिलीव। तो डी विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द कौन सा है? तो वैकेंसी किसको बोलते हैं? तो रिक्ति को है वो वैकेंसी कहा जाता है। तो बी विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह मेरी चचेरी बहन थी वाक्य का सही अंग्रेजी अनुवाद है वो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए, वह मेरी चचेरी बहन थी। तो
तो देखते हैं विकल्प में शी वाज माई कजिन और शी वाज नॉट माई कजिन, तो यहाँ पर नोट तो आया ही नहीं है, तो ये कट जाएगा आपका। शी इज़ माई कजिन और शी वर नॉट माई कजिन, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर थी आया है, यानी भूतकाल से संबंधित है, तो आपका जो वाज वाला वाक्य है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो शी वाज माई कजिन, यही विकल्प आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन है वो फाइनल आंसर की में डिलीट है वो किया गया था, तो इसका अपने कोई प्रॉपर आंसर है वो नहीं होने के कारण इस क्वेश्चन को अपने छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्रावली से संबंधित ये क्वेश्चन है जो कि LDC में आपके लगती है। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है उसे कहते हैं। तो पुनः याद दिलाने के लिए अनुस्मारक पत्र है वो भेजा जाता है, तो बी विकल्प यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा पत्र 100 से अधिक संख्या में किसी को भी भेजा जा सकता है। तो ये होता है साथियों आपका परिपत्र, जो एक साथ है बहुत से लोगों को भेजा जा सकता है। इसको अपने इंग्लिश में सर्कुलर है वो बोलते हैं। और अनुस्मारक आपने पढ़ा कि किसी पत्र को या पहले पत्र का जवाब नहीं मिलने पर फिर से जो याद दिलाने के जो पत्र भेजा जाता है उसको अनुस्मारक कहते हैं। और निविदा होती है आपकी कुछ व्यवसाय से संबंधित जो निविदा जारी की जाती है कि आपके है वो यहाँ पर आवेदन आमंत्रित है वो किए जाते हैं, तो इसके लिए निविदा का प्रयोग है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पितृनुमति शब्द का संधि विच्छेद। तो सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो पितृनुमति का जो सही संधि विच्छेद होगा साथियों वो होगा पितृधन अनुमति। तो बी विकल्प में आपका यहाँ पर है वो दिया गया है, पितृधन अनुमति पितृनुमति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है। तो अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो देखिए साथियों, अपने यदि अन्वेषण के यहाँ पर संधि विच्छेद के रूप में देखें तो इसके अलग अलग टुकड़े अपने बनते हैं। अनुधन ऐषण, अनुधन ऐषण। तो यहाँ पर देखिए इसमें ऊ है और इधर ए है, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आपका ए बनाएंगे। और ऊ की जो मात्रा है वो वह के रूप में चली जाती है। तो यहाँ पर आपका शब्द बनेगा अन्वेषण। और ये कौन सी संधि हो गई, ये आपसे प्रश्न में पूछा है, तो ये होती है आपकी यण संधि। और यण संधि के पहचान के रूप में यदि आप याद रखना चाहें तो आप अक्सर याद रखें, इसमें जो दूसरा जो वर्ण होता है वो लगभग हलंत के रूप में आता है, तो ये एक आपकी यण संधि की पहचान के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय शब्द का सही विग्रह क्या है। तो विद्या में अल्य बिल्कुल नहीं होगा, विद्या को अल्य ये भी नहीं होगा, विद्या से या अल्य ये भी नहीं होगा, तो विद्या के लिए अल्य ये आपका राइट विकल्प है वो हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है वो रहेगा। तो साथियों ये थी आज की अपनी एक क्लास। आपको कैसी लगी क्लास के बारे में आप अपना फीडबैक है वो कमेंट के माध्यम से अवश्य देवें। और लगातार आप हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें।